आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं C3 साइकिल के बारे में। C3 साइकिल को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। अभी तक हम लोगों ने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं लाइट रिएक्शन में, हमने ये भी देखा था। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को ही लाइट रिएक्शन बोला जाता है और उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि जो हमारी एनर्जी है उसका फॉर्मेशन हो रहा था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। और हम लोगों ने ये भी देखा कि ये जो लाइट है बन रही है, ये कौन से जो एनर्जी हमें मिल रही है, ये साइक्लिक फ्लो में मिल रही है या नॉन साइक्लिक फ्लो में मिल रही है। तो उसके लिए हम लोगों ने जेड स्कीम भी देखा और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी देखा। आज का वीडियो ये पार्ट 8 है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस की C3 साइकिल के बारे में। C3 साइकिल को ही केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी देर किए हुए। गाइस, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही बहुत से वीडियो मैं लेके आती रहूँगी आप लोगों के लिए और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो मैं उस टॉपिक पे भी बना के वीडियोस दे दूँगी। वैसे तो मैं एक फ्लो में चल रही हूँ कि जो टॉपिक ठीक लग रहा है उसको बना रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप कोई टॉपिक कोई पर्टिकुलर चैप्टर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियोस बना सकती हूँ। सो वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेस। तो शुरू करते हैं C3 साइकिल या केल्विन साइकिल के बारे में। एक चीज़ मैं रिकॉल करवाना चाहूँगी आप लोगों से कि हम लोगों ने जो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन देखी थी वो क्या थी, क्या क्या मिला था हमें उससे। जो लाइट रिएक्शन थी, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, उसमें हमको मिला था ऑक्सीजन, NADPH और इसके साथ में ही ATP। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें जो मेन चाहिए शुगर मॉलिक्यूल, वो हमें अभी तक नहीं मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एनर्जी बनके रेडी हो गई है, ये एनर्जी और ऑक्सीजन हमें मिल गया है। अब ये जो एनर्जी है, इसी एनर्जी का यूज़ करेंगे हम शुगर के प्रोडक्शन में। तो चलिए देखते हैं कैसे होती है ये जो हमारा शुगर का फॉर्मेशन है, उसको फॉर्मेशन की प्रोसेस कैसे चलती है। स्टार्ट करते हैं विद C3 साइकिल। इसी को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है, ऑल्दो इसके और भी बहुत सारे नेम हैं। अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन से नेम हैं इसके, तो जो हमारा ये C3 साइकिल है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसी को डार्क रिएक्शन भी बोला जाता है। डार्क रिएक्शन के अलावा, एक मिनट में कलर चेंज करती हूँ, शायद आपको प्रॉब्लम हो इसमें। डार्क रिएक्शन के अलावा इसको हम कार्बन फिक्सेशन साइकिल भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? यही वो साइकिल है जिसमें कि हम कार्बन को फिक्स कर रहे हैं और शुगर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए इसको कार्बन फिक्सेशन साइकिल भी कहते हैं। इसके अलावा इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अलावा C3 साइकिल तो नाम है ही है, इसी को केल्विन बेंसन साइकिल भी बोला जाता है। इसको आप केल्विन साइकिल, या आपको सिर्फ केल्विन साइकिल के फॉर्म में भी मिल सकता है नाम लिखा हुआ, या फिर केल्विन बेंसन साइकिल। तो ये कुछ नाम हैं जो कि हम C3 साइकिल को जिन नेम से बुलाते हैं, इनमें आते हैं डार्क रिएक्शन, कार्बन फिक्सेशन साइकिल, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, केल्विन साइकिल और केल्विन बेंसन साइकिल। C3 साइकिल तो नाम है ही है।
तो चलिए देखते हैं क्या होता है C3 साइकिल में। यहाँ पे आपको ये साइकिल दिखाई गई है, यही हमारी C3 साइकिल है। सबसे पहले इसमें अगर मैं आपको बताऊं ये होती कहाँ है, तो इसके लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये साइकिल होती है स्ट्रोमा में। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए CO2 के 3 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं प्लस रुबिस्को आ रहा है। रुबिस्को सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम होता है। रुबिस्को रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से। सबसे पहले इसका स्टेप होता है कार्बन फिक्सेशन। अगर मैं बात करूँ इसके स्टेप्स की, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो C3 साइकिल में होता है, पहला होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन, और तीसरा स्टेप होता है रीजेनरेशन का। ये 3 मेन स्टेप होते हैं C3 साइकिल के। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से रुबिस्को ने रिएक्शन किया और फिर यहाँ पे हुआ कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस के बाद में दूसरी स्टेज होती है रिडक्शन की। रिडक्शन के लिए इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी ये लेता है ATP के फॉर्म में। इस ATP से एनर्जी लेके रिडक्शन हो जाता है और रिडक्शन के बाद में यूज होता है NADPH का। NADPH के हेल्प से रीजेनरेशन हो जाता है। लेकिन यहीं पे हमारा एक बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको शुगर मिलता है। शुगर इसका मेन प्रोडक्ट के रूप में नहीं मिलता है, हमको बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। और रीजेनरेशन फिर से एनर्जी लेता है और फिर से ये साइकिल चल जाती है। और ये एक शुगर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 टाइम्स ये साइकिल चलती है। तो चलिए देखते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे। C3 साइकिल रिफर्स टू द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है। इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट एंड द एसेंशियल एनर्जी कैरियर्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। आप देख रहे हैं ये ATP NADP का यूज कर रहा है यहाँ पे। और ये ATP NADPH आया कहाँ से है? यही तो एनर्जी है जो कि हमारा बना था लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। इसी को ये यूज कर रहा है और उसके बाद में ये बना रहा है इस शुगर मॉलिक्यूल को। तो एक बार मैं आपको अपने आप से लिख के समझाती हूँ इस साइकिल को। इसमें होता ये है, जो रुबिस्को होता है, रुबिस्को का फुल फॉर्म किसको पता है? जिसको पता है कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में देखती हूँ किसको किसको पता है। सबसे पहले होता है यहाँ पे रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये हमारा राइबोलोज रुबिस्को आ गया। राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट या इसको बिसफॉस्फेट कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये क्या करता है, रिएक्ट करता है ये CO2 से। CO2 से रिएक्शन वाले स्टेप को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। और कार्बोक्सिलेशन से क्या बनता है मैं बताती हूँ आप लोगों को, सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं बहुत अच्छे से। कार्बोक्सिलेशन जब होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का, जब ये CO2 से रिएक्ट करता है तब ये बनाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट।
तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलेशन का स्टेप। अब यहाँ पे राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट जो है कार्बोक्सिलेशन की हेल्प से ये कन्वर्ट हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। अगला स्टेप जो होता है वो होता है रिडक्शन का। अगला स्टेप होगा रिडक्शन। यही 3 मेन स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। तो अब जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना है ये यूज करेगा एनर्जी का। एनर्जी क्या होगी? एटीपी और कौन सी एनर्जी होती है? NADPH। ये इसने एनर्जी का यूज किया, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। एक मिनट में लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे समझने में चीज़ों को। ये एडीपी में कन्वर्ट होता है और NADPH कन्वर्ट हो जाता है NADP प्लस में। तो अब इसने एनर्जी का यूज कर लिया। अब इस एनर्जी की हेल्प से ये क्या बनाएगा? यहाँ पे ये बनाता है ट्राइयूज फॉस्फेट। ट्राइयूज फॉस्फेट, ट्राइयूज जहाँ पे नाम जुड़ता है वहीं पे पता चलता है कि इसमें 3 कार्बन होंगे। कोई जो भी चीज बनेगी वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल की बनेगी। तो ये बनाता है यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनता है इसी के साथ में डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बनता है। प्लस बनेगा डाई फॉस्फेट। पी लिख दिया है, समझ जाएंगे आप लोग। अब ये साइकिल तो चल ही रही है, अब ये साइकिल तो आगे बढ़ जाएगी। अब ये रीजनरेशन की तरफ बढ़ी, ये इसका रीजनरेशन हो जाएगा। लेकिन यहीं पे जो ये स्टेप होता है यहीं पे बनती है हमारी शुगर, जिसके लिए हम अभी तक पढ़ रहे थे कि शुगर मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो यहीं पे क्लोरोप्लास्ट में ये निकल जाता है। क्लोरोप्लास्ट में अब हम बात करेंगे। जो भी रिएक्शन होगी वो अंदर हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो शुगर मॉलिक्यूल होता है वो बनता है। अब शुगर प्लांट्स में किस फॉर्म में होता है? प्लांट्स में शुगर होता है सुक्रोज के फॉर्म में। जब साइटोसॉल में रहता है तब ये कैसे होता है साइटोसॉल में, और कैसे, ये सारी चीजें भी आगे डिस्कस की जाएंगी। फिलहाल के लिए मैं इतना बताती हूँ, जो ये सुक्रोज होगा ये साइटोसॉल में प्रेजेंट होगा। अगर स्टार्च की फॉर्म में है शुगर मॉलिक्यूल, 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। अगर ये स्टार्च के फॉर्म में है, 2 फॉर्म में होता है। अगर ये स्टार्च के फॉर्म में हो सकता है या ये सुक्रोज के फॉर्म में होता है। जो स्टार्च के फॉर्म में होता है शुगर, ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, और ये होता है स्टोरेज के लिए, ये स्टोर हो जाता है। लेकिन जो सुक्रोज के फॉर्म में होता है ये प्रेजेंट होता है साइटोसोल में, और ये यूज के लिए उपलब्ध होता है। जब प्लांट्स को जरूरत पड़ती है वो इसी में यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे शुगर बना। ये हमारा बन गया अगर क्लोरोप्लास्ट में है तो ये होगा स्टार्च, और अगर ये बना है सुक्रोज तो ये होगा साइटोसोल में। सुक्रोज बनेगा साइटोसोल में, और ये है क्लोरोप्लास्ट। जो शुगर मॉलिक्यूल बनता है ये कहाँ जाता है? जो साइटोसोल में है इसी को आगे प्लांट यूज करेगा। तो प्लांट यूज कैसे करते हैं, खाना कैसे लेते हैं प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वो अपना खाना कैसे लेते हैं? प्लांट्स अपना खाना लेते हैं फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम में जाता है ये सुक्रोज के फॉर्म में,
और फिर फ्लोएम में खाना चला गया, प्लांट्स ने खाना ले लिया, आप क्या करेंगे, आप अपनी जो भी रिएक्शंस उनको करनी रहेंगी वो सारी रिएक्शंस करेंगे। कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म है, पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन है, ये सारी यहाँ पे होने लगी। जो हमारा शुगर मॉलिक्यूल है ये बन गया, सुक्रोज के फॉर्म में बनता है साइटोसोल में, वही प्लांट्स लेते हैं और यही जो है यही यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन हो जाता है। जो ये CO2 वाला कार्बन चला था यहाँ से, ये यहाँ पे शुगर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो अब ये तो हमने देख लिया कि ये जब रिडक्शन का प्रोसेस हुआ, ये रिड्यूस हो गया, जो कार्बन था वो रिड्यूस हो गया सुक्रोज के फॉर्म में। यही है प्रोसेस रिडक्शन का जो मेन है। रिडक्शन के बाद में ये मॉलिक्यूल बना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और इसी के साथ में इसका बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको शुगर मिल गया, जो कि हमारे लिए मेन प्रोडक्ट है। लेट मी मार्क स्टार हियर। ये यही मेन प्रोडक्ट था शुगर, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे थे अभी तक पढ़ने की, बहुत सारे लेक्चर्स से पढ़ते आ रहे हैं। अब आगे होगा क्या, अगली प्रोसेस कौन सी होगी, अगली प्रोसेस होगी रीजेनरेशन की। फॉस्फेट का, लेकिन यहाँ पे फिर से यूज होता है एनर्जी का, लेकिन इस बार यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ATP का यूज होता है, NADPH का यूज नहीं होता। कन्वर्ट किस में होगा, ADP में। ये आपकी एनर्जी इस तरीके से यूज हो जाती। तो यही है C3 साइकिल। पूरी साइकिल आप लोगों ने देख ली कि किस तरीके से साइकिल चल रही है। गाइज आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप ये नोट्स की तरह चाहते हैं तो आप कमेंट करिए कि अगर आप नोट्स चाहते हैं तो मैं आपको ये सारी चीज़ें PDF के फॉर्म में शेयर कर दूंगी। और फिलहाल तो मैं ये लेक्चर्स नहीं रखती हूँ, सारी चीज़ें इरेज कर देती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों में से किसी को भी ज़रूरत है तो आप ज़रूर बताइए और मैं सारे नोट्स आपको शेयर कर दूंगी। तो चलिए अभी हम लोगों ने देख लिया कि क्या होती है हमारी C3 साइकिल। इसको आप लोग टाइम दे रही हूँ मैं 2-4 सेकेंड का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, खुद से पढ़ने पे समझ में नहीं आता है इतना जितना अगर किसी के समझाने से आता है। वही मैंने कोशिश जरूर की है आपको समझाने की। आप जरूर कमेंट में भी बताइएगा आपको समझ में आया है कि नहीं आया। तो चलिए अब मैं इरेज करती हूँ इसको। तो चलिए हम लोगों ने देख लिया C3 साइकिल को। ये जितनी स्टेजेस हमने पढ़ी थी, कार्बन फिक्सेशन इसी को कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, रिडक्शन और रीजेनरेशन, कैसे शुगर का मॉलिक्यूल बना, कैसे रीजेनरेशन हुआ, कैसे कार्बन फिक्सेशन हुआ और कैसे रिडक्शन हुआ। जो हमारा शुगर मॉलिक्यूल बनता है वो किस स्टेप में मिलता है, बताइए बताइए, अभी तो पढ़ा है हम लोगों ने। ये देखिए रिडक्शन के बाद हमको शुगर मिल रहा है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शुगर मॉलिक्यूल बनता है वो किस स्टेप में मिलता है। तो रिडक्शन की फेज में आपको शुगर का प्रोडक्शन मिलता है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज द साइकिल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, ऑब्वियसली रिएक्शंस हो रही हैं, सारी रिएक्शंस ही हो रही पूरी साइकिल में। where the carbon form of the carbon cycle is fixed into sugar। देखिए यहाँ से CO2 आ रहा, कार्बन आ कहाँ से, यही तो है हमारा कार्बन, और यही कार्बन कन्वर्ट हो जाता है फाइनली शुगर मॉलिक्यूल में। इट अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। और क्लोरोप्लास्ट में कौन सी शुगर बनी थी, हाँ हाँ बताइए। क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च के फॉर्म में होता है, और जो प्लांट्स यूज करते हैं वो फॉर्म होता है सुक्रोज का, स्टार्च के फॉर्म में। तो जब एक्सेस शुगर हो जाती, बहुत सारा इन्होंने बना लिया है, अब उसका कोई यूज नहीं है तो अपना स्टोर करके रख लिया इन्होंने। एक तरीके से जैसे हम फ्रीजर में सामान रख देते हैं, जैसे खाना बनाया एक्स्ट्रा हो गया फ्रीजर में रख दिया, उस तरीके से ये क्लोरोप्लास्ट में रख देते हैं। लेकिन जब इनको खाना होता है तो फ्रीजर से निकालना होता है ना, तो फ्रीजर से आप जब निकालते हैं खाना, फ्रीज से निकालते हैं, ठंडा होता है ना, उसको फिर गर्म करते हैं, अपने खाने लायक बनाते हैं। तो वो ये भी यही करते हैं, उसका फॉर्म कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं उसको, सुक्रोज के फॉर्म में लेके आते हैं और फिर इसका यूज करते हैं।
ये सारे स्टेप्स जो हम लोगों ने अभी देखे हैं वो सारे स्टेप्स यहाँ पे बहुत डिटेल में मैंने बताए हैं, एक एक स्टेप को आप समझ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्बोक्सिलेशन। ऑल्दो हमने देख लिया है कि क्या होता है कार्बोक्सिलेशन में, लेकिन रिटन नोट्स भी जरूरी होते हैं, लिखा हुआ भी समझना जरूरी होता है। तो क्या होता है कार्बोक्सिलेशन में देखते हैं। इन कार्बन फिक्सेशन, a CO2 molecule from the atmosphere combines with a 5 carbon acceptor molecule called ribulose 1,5-8। यहाँ पे इससे कंबाइन होता है और उसके बाद में ही आगे साइकिल प्रोसीड होती है, जिसमें कि ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करता है। The resulting 6 carbon compound is then split into 2 molecules of the 3 carbon compound, that is 3-phosphoglyceric acid। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वही आगे रिडक्शन की प्रोसेस में कन्वर्ट होता है जाके और बनाता है शुगर। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। अभी जो साइकिल हम लोगों ने देखी थी उसमें हम लोगों ने एंजाइम्स को डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पे ये एंजाइम यूज होता है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ऑल्दो भी आगे भी देखेंगे हम कि कैसे साइकिल में कौन कौन से एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, सारे स्टेप्स मैंने लिख के रखे हैं आपके लिए। आप हमारे चैनल को गाइस जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं सारी चीजें आपके लिए लेके आ रही हूँ और भी बहुत से वीडियोस लेके आने वाली हूँ। तो ये है हमारी अगली फेज, जिसको कि हम बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन की फेज में देखते हैं क्या हो रहा है। In the second stage of the Kelvin cycle, the 3-phosphoglyceric acid, the 3-phosphoglycerate molecule created through carbon fixation are converted into molecules of simple sugar. सुगर क्या होता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इसके साथ में क्या बनता है? क्या पढ़ा था हम लोगों ने? रिकॉल करने की कोशिश करिए। हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था इसके साथ में बनता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये दोनों होती हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये इंटर कन्वर्टिबल होती हैं, एक से दूसरी फॉर्म में ये कन्वर्ट होती रहती हैं। दिस स्टेज यूजेस एनर्जी फ्रॉम ATP एंड NADPH। दोनों ही एनर्जी का यूज हो रहा था रिडक्शन की फेज में, हमने देखा था। क्रिएटेड इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये कहाँ से एनर्जी आ रही थी? दोनों एनर्जी आ रही थी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से, या जिसको हम बोलते हैं जेड स्कीम। दिस स्टेप इज कॉल्ड रिडक्शन बिकॉज, रिडक्शन नाम ही क्यों दिया गया इसे? क्योंकि NADPH डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू द 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जो NADPH होता है, जो उन्होंने देखा था रिडक्शन की, यहाँ पे NADPH का यूज हो रहा था। ये NADPH बना रहा था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो कैसे बना रहा था? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कर दे रहा था और इसी से ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था। और फाइनली क्या बन रहा था? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को जब अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। अब आगे क्या होता है? अगली फेज कौन सी होती है बताइए आप लोग? जी, रीजेनरेशन की फेज होती है अगली। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रीजेनरेशन में। सम ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मोलिक्यूल्स गो टू मेक ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि सम जाते हैं, कुछ रीजेनरेशन जाते हैं और कुछ फॉर्म करते हैं ग्लूकोज को, while others must be recycled to regenerate the 5-carbon ribulose 1,5-phosphate compound that is used to accept new carbon molecules। ये जो RUBP होता है ये रीजेनरेट हो जाता है। रीजेनरेशन के बाद में क्या कर, ये जब दोबारा से RUBP दोबारा से बन गया, अब ये दोबारा से CO2 को ले और दोबारा को चला देगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल मिलता है। रीजेनरेशन प्रोसेस रिक्वायर्स ATP। यहाँ पे ATP होती है RUBP के रिसाइकल होने के लिए।
रीजेनरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेनी स्टेप्स। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन हम लोग इसको सिंपल करके पढ़ते हैं। सारे स्टेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो सारे रिक्वायर्ड नहीं होते। जो मेन स्टेप्स होते हैं हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को पढ़ते हैं। बिकॉज इट टेक्स 6 कार्बन मॉलिक्यूल टू मेक अ ग्लूकोज। ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 कार्बन मॉलिक्यूल चाहिए होता है। दिस साइकिल मस्ट बी रिपीटेड 6 टाइम्स टू मेक अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए इनको 6 टाइम ये साइकिल चलानी होती है, तब जाके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। 1 मिनट, कुछ अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ एक चीज़ कैसे हो रही है। ये जो हमारा RUBP है, राइबोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये होता है 5 कार्बन, 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। दोबारा से लिखती हूँ, ये हमारा RUBP है, ये होता है 5 कार्बन का। 5 कार्बन इसमें है, प्लस यहाँ पे आ गया एक CO2। ये साइकिल में चलते रहते हैं, तब पूरी साइकिल इसी तरीके से चल। आप देखिए 5 और ये 6 मॉलिक्यूल हो गया। अगला जो यहाँ पे बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये कितने मॉलिक्यूल का होता है? ये तो 3 ही कार्बन का होता है, तो 3 कार्बन का होता है, इसीलिए इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और आगे जो बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और उसी से बाई प्रोडक्ट में हमारा शुगर मॉलिक्यूल हमें है। इसके अलावा जो 5 कार्बन है वो दोबारा से रीजन जा रहे हैं। RUBP 5 कार्बन का है, ये तो दोबारा से रीजनरेट भी हो जा रहा है, और एक ही शुगर मॉलिक्यूल को कार्बन मिल पा रहा है। तो कंफ्यूजन यहाँ पे, ये जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ वो ये क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ से आप देखिए 6 मॉलिक्यूल्स चले हैं। लेट मी चेंज द कलर। देखिए यहाँ पे 5 कार्बन का ये है, और एक ये कार्बन यहाँ से CO2 से मिल गया। टोटल 6 कार्बन चले यहाँ से। 5 तो यहाँ पे दोबारा से वापस आ रहे हैं, सिर्फ एक बन रहा है, जबकि शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है शुगर। तो जब ये एक ही कार्बन इसको मिल रहा है, ओनली 1 कार्बन ये प्राप्त कर रहा है, तो ये कैसे बना रहा है? तो होता ये है कि एक शुगर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए ये जो साइकिल चलती है, ये चलती है 6 टाइम्स। सिक्स टाइम्स इसलिए चलानी पड़ती है क्योंकि जो 6 मॉलिक्यूल चलते हैं, यहाँ से 5 RUBP में कार्बन होते हैं, 5 कार्बन, और एक कार्बन मिलता है CO2 से। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल चलता है, पूरी प्रोसेस होती है, लेकिन 6 कार्बन यहाँ पे क्या करता है? 5 कार्बन रिसाइकल हो जाते हैं RUBP के फॉर्म में, रीजनरेशन होता है 5 कार्बन का। सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल एक कंट्रीब्यूट करता है शुगर के फॉर्मेशन में। तो अगर इसको 6 शुगर मॉलिक्यूल चाहिए तो इस साइकिल को 6 बार चलना होगा, तब जाके ये एक शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर पाएंगे। ये देखिए एक बहुत खूबसूरत सा डायग्राम आपको दिखाया गया है, जहाँ से आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं कि कैसे चीज़ें आगे प्रोसीड हो रही हैं। देखिए यहाँ पे राइबोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, कितने कार्बन का है? 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 5 कार्बन। और यहाँ पे देखिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिल रहा है, ये कितना होगा? एक कार्बन यहाँ से मिलता है। टोटल कितना हुआ? 6 कार्बन हो गए। ये 6 कार्बन चलते हैं। पहला स्टेप होता है जो कार्बन फिक्सेशन का। कार्बन फिक्सेशन मतलब यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हो रही है, और ये बनाते हैं, 1 मिनट में कलर चेंज करती हूँ, ये बनाते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है, ये होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इसीलिए इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब यहाँ पे ये एनर्जी का यूज करते हैं। देखिए ATP यूज हो रही है, NADPH यूज हो रहा है, दोनों एनर्जी यूज हो रही है। ये स्टेप कौन से हैं? डायरेक्टली दोनों को एक साथ नहीं यूज किया जा रहा। आप यहाँ पे देखिए, पहले ATP को यूज कर रहा है ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और ATP को यूज करके ये कन्वर्ट हो रहा है 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट में,
और फिर ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है ये यूज कर NADPH को, और NADPH को यूज करके ये कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट में। इसके साथ ही डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बनता है, जो कि दोनों ही इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म होती हैं। और यहीं से आप देखिए हमारा शुगर मॉलिक्यूल भी यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या शुगर मॉलिक्यूल भी बन रहा है। ये रिडक्शन की प्रोसेस में बना है जो शुगर मॉलिक्यूल बना है। अगली स्टेप होती है रीजेनरेशन की। रीजेनरेशन अगेन होता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनता है, और ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट अगेन कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी का यूज करके राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट में। तो ये सारे स्टेप्स हैं बहुत अच्छे से, ये पूरी हम कह सकते हैं कि जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, सारी चीजें सारे स्टेप्स यहाँ पे दिए। ऑल्दो सारे स्टेप्स नहीं दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एरोज लगे हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स अभी बाकी हैं, लेकिन वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी ज्यादा, जितना कि मेन जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं। और इन्हीं मॉलिक्यूल्स में अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो 99.99% श्योर हूँ कि सारे क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी एरिया से आते हैं, ये जो साइकिल हमने पढ़ी है। सो गाइस, एक रिक्वेस्ट से करना चाहूँगी आप लोगों से कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आज की वीडियो में इतना ही, और हम लोगों ने ये देख लिया कि कैसे हमारा शुगर मॉलिक्यूल बनके रेडी हो गया है। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी आपसे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए आप बायोवर्स के साथ में, लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।